नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकार गुलाम मोहम्मद शेख को पढ़ेंगे। गुलाम मोहम्मद शेख से जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आप जानते होंगे इनकी अच्छी अच्छी रचनाओं में बहुत सारे नाम देखेंगे। चाहे आप देखें तो वृश्चिक पत्रिका किसने निकाला? गुलाम मोहम्मद शेख ने निकाला। अगर आपसे ये पूछा जाए शहर बिकाऊ है रचना किसकी है? शहर बिकाऊ है रचना खूब पूछा जाता है ना, शहर बिकाऊ है रचना। तो शहर बिकाऊ है रचना है। और बोलती सड़कें हैं, स्पीकिंग स्ट्रीट है, ये सारी रचनाएं मूल रूप से गुलाम मोहम्मद शेख की ही होती हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी एक नीलिमा शेख, आप जानते होंगे नीलिमा शेख होती हैं। तो ये सब डाटा पूछा जाता है आपसे, थोड़ा सा आप डीप में पूछा जाने लगा है। नीलिमा शेख भी हालांकि एक अच्छे चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं, चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। तो ये सब डाटा पूछ लिया जाता है, तो क्यों ना इसे आप डीप में पढ़ लिया जाए। समय मिल गया है तो आपको और थोड़ा सा डीप में पढ़ा दिया जाए। इसी क्रम में आज हम लोग गुलाम मोहम्मद शेख को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा भूमिका देख लीजिएगा। 1937 में इनका जन्म होता है। संस्कार नगरी बड़ौदा गुजरात में कला का मुख्य केंद्र रहा। संगीत, चित्रकला, साहित्य, शिल्पकला, इन सभी क्षेत्रों में ऐसे सुप्रख्यातम नाम बड़ौदा से जुड़े रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व फलक पे भी बड़ौदा को एक गौरवान्वित स्थान दिलाया है। यानी बड़ौदा का नाम विश्व पटल पे भी रखने का कार्य बहुत सारे कलाकारों ने किया है। ऐसा ही एक नाम है चित्रकार, कवि और कला समीक्षक। ये पूछे जाते हैं चित्रकार, कवि, कला समीक्षक कौन? तो गुलाम मोहम्मद शेख, जिन्होंने बड़ौदा के जो है एक अच्छे जगह पे, अच्छे जगत में मूल रूप से पहचान दिलाई है बड़ौदा को। और आप जानते होंगे कि एक पहचान दिलाने के बाद 1999 में उन्होंने प्रसिद्ध छापा बड़ौदा की स्थापना भी की। तो ये छाप बड़ौदा या फिर छापा बड़ौदा पूछा जाता है। छापा बड़ौदा की स्थापना किसने की? तो 1999 में किसने की है? ये मूल रूप से की जाती है गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। वह एक अच्छे शिक्षक, लेखक और कवि भी रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गुलाम मोहम्मद के शेख क्या हैं? तो कला समीक्षक भी हैं, कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और शिक्षक भी रहे हैं, याद रखिएगा। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि क्या नहीं रहे हैं, तो मूर्तिकार नहीं रहे, मूर्तिकार नहीं रहे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म की अगर बात करते हैं तो बड़ौदा में शेख साहब के नाम से विख्यात गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर में होता है। अब ये सौराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले शेख ने चित्र रचना के संस्कार बचपन से ही पढ़ने लगे थे। वे अपने बड़े भाई को कांच पे चित्र बनाते देख करके जो है थोड़ा सा प्रोत्साहित हो जाते थे। शेख जब सुरेंद्र नगर स्थित स्कूल में पढ़ते थे तो गुजरात के कला गुरु कहे जाने वाले रविशंकर रावल जी आते हैं। रविशंकर रावल कहाँ आते हैं? सुरेंद्र नगर आते हैं। उन्होंने शेख के स्कूल में बनाए गए एक चित्र देखे और जो है इससे प्रभावित होकर के शेख को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया। किसने? गुजरात के कला गुरु रविशंकर रावल ने। रविशंकर रावल के प्रयासों से ही शेख को सौराष्ट्र सरकार की स्कॉलरशिप मिली और वे कॉलेज में पढ़ाई के लिए बड़ौदा पहुँच गए। किसके प्रयास से? रविशंकर जी के प्रयास से, यानी रविशंकर रावल जी के प्रयास से गुलाम मोहम्मद शेख को एक स्कॉलरशिप मिल जाती है और ये सौराष्ट्र सरकार की जो है मदद से कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा चले जाते हैं। 1961 ईस्वी में बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से ललित कला में MA किया। क्या किया? MA किया। किससे किया? ललित कला से किया। किस कॉलेज से? फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, जो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी है वहाँ से। आगे बात करें तो कहा जाता है कि जब वे बड़ौदा विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के निकले तो यहीं पे एक कला के इतिहासकार के जो है प्रोफेसर के रूप में भी उभर करके सामने आ जाते हैं। कौन? गुलाम मोहम्मद शेख जी। गुलाम मोहम्मद शेख जी। आगे अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि यहीं कला इतिहास के प्रोफेसर भी हो जाते हैं। शेख के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि कला की दुनिया में ही सरोकार रखना होगा, लेकिन साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। इसी कारण से शेख जो है बाकायदा गुजराती साहित्य के प्रचार प्रसार में भी जुटे रहे। उनके अंदर का कवि और जो है परिपक्वतावस्था की ओर बढ़ने लगा था। गुजराती भाषा में लिखी उनकी कविताएं खूब पसंद की जाने लगी थीं और कविता और कैनवास के तालमेल से उन्हें बखूबी जो है संभाला जा सकता है। गुलाम मोहम्मद शेख स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें 1960 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी भी लगा थी। जब ये मूल रूप से अपनी स्नातकोत्तर यानी MA वाली पढ़ाई कर रहे थे, ललित कला वाली, तभी इनकी जो है पहली प्रदर्शनी कहाँ पे लगती है? मुंबई में लगती है। किसमें? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगती है। किस सन में लगती है? 1960 यानी 1960 के आसपास लग जाती है। और अगर आगे की बात करते हैं तो और आगे नाम आता है इनका,
थोड़ा सा और प्रसिद्धि का काम किया। गुलाम मोहम्मद शेख को 1963 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की छात्रवृत्ति मिलती है और इसके जरिए कला की पढ़ाई करने के लिए लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुंच जाते हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ से भी ये पढ़ाई किए हुए हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो लंदन में शेख के चारों ओर मूर्ति कला, पाल कला, आधुनिक कला और परंपरागत भारतीय, अफ्रीकी और चीनी कलाकृतियाँ दिखाई देने लगती हैं। वहाँ कला के अनेक म्यूजियम थे। शेख रोज़ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में चित्रों का अध्ययन करने जाया करते थे। उन्होंने वहाँ के जो नए और पुराने अनेक कलाकार हैं उनके साथ काम को देखा, साथ ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्में देखी, यूरोप की यात्राएं की, फिल्मों की तरह तरह के कला शैलियों का अध्ययन करके जो है प्रभाव लेकर के जब वो 66 में पुनः बड़ौदा वापस आते हैं तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में जब वापस आए तो उनके सामने जो है स्पष्ट हो चुका था कि उन्हें किस तरह से काम करना है, क्योंकि उन्होंने फिल्में भी देखी हैं, नए पुराने कलाकारों को भी देखे हैं, उनके कामों को भी परखा है और उसके साथ जो है कैसे कैसे कार्य और नए ढंग से किए जा सकते हैं इन सबको परखा है। आगे बात करते हैं तो फिर शेख ने कैनवास पे जो है कोमल रंगों के सहारे कथा और स्वप्न का मिला जुला रूप जो है उभारने का काम किया। किसका? कथा और स्वप्न का। किससे? सुनहरे रंगों से, कोमल रंगों के सहारे मूल रूप से इन्होंने कथा और स्वप्न का चित्र बनाना स्टार्ट किया। चित्रों में आकृतियों की बहुलता नजर आने लगी। इसी बीच वे कविताएं भी लिख रहे थे। आप जानते हैं कि गुजराती भाषा में साहित्यकार यानी कवि भी रहे हैं, तो ये कविताएं भी लिखते थे। शेख के शब्दों में, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था तभी मेरी एक कविता कितना सुंदर है चिड़िया बन जाना प्रकाशित हुई थी। कब? जब कक्षा 6 में कोई पढ़ता है। 6 मतलब लगभग 10-11 साल की उम्र में जब इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम होता है कितना सुंदर है चिड़िया बन जाना, ये प्रकाशित होती है। ये अपनी जो है यादों को ताज़ा करके बता रहे हैं। आगे कहा जाता है उनके चित्रों में 8वें दशक से संत कवि कबीर की उपस्थिति विशेष रूप से जो है दिखाई देने लगती है। अब सोचिए, नाम क्या है इनका? गुलाम मोहम्मद शेख है। किसकी? तो मूल रूप से कबीर की उपस्थिति जो है दिखाई देने लगती है। इसके पीछे था बचपन से ही कबीर के प्रति उनका लगाव। उन्होंने इस बात पे आश्चर्य किया कि कबीर जैसे महान जन कवि को भारत में ना के बराबर चित्रित किया गया है। उन्होंने कहत कबीर श्रृंखला के चित्रों को नीले रंग से प्रधानता के साथ जो है बनाया। तो ये पूछा जाएगा कि कहत कबीर श्रृंखला किसने बनाई? तो गुलाम मोहम्मद शेख जो कबीरदास से खूब ज़्यादा प्रेरित हुए, उन्होंने मूल रूप से कहत कबीर श्रृंखला बनाई। इसमें कबीर के एक युग पुरुष के रूप में उन्होंने कैनवास पे अपनी समर्थता के साथ चित्रित किया है। इस श्रृंखला के एक चित्र में कबीर का रेखांकन पीली पृष्ठभूमि में किया है। सबसे ज़्यादा तो नीले में किया, उसके बाद एक रेखांकन इन्होंने पीली पृष्ठभूमि में भी किया है, जिसके पास में समूचे शरीर के भीतर के जनजीवन के दृश्यों को रेखांकित करके अभिसारित करने का काम किया गया है। गुलाम मोहम्मद शेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भोपाल के नवनिर्मित विधानसभा में भी किए हैं, जिसे म्यूरल ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। म्यूरल ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन वृक्ष है। इसको मूल रूप से कहाँ पे बनाए? भोपाल, जहाँ बिहार, भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मामा की नगरी में है। तो वहाँ की विधानसभा भवन में मूल रूप से इन्होंने ऐसा दृश्य एक बार बनाया है। वो अभी भी आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा। वो कहाँ दिखाई दे जाएगा? वहाँ अभी भी दिखाई दे जाएगा। किसकी रचना है? गुलाम मोहम्मद शेख की अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आएगा इनके लिए, क्या आएगा? अगला पॉइंट कहा जाता है कि विधानसभा के प्रवेश द्वार पर निर्मित इस विशाल म्यूरल के केंद्र में विहंगम लाल रंग की पृष्ठभूमि में वृक्ष के तने के दाईं ओर सिंहासन, बत्तीसी की कहानियों को 32 पुर्तगालियों के सिंहासन के रूप में दर्शाया गया। वृक्ष के शीर्ष पे व्यापक जनजीवन का चित्रण है। इसमें गांव हैं, झीलें हैं, जंगल हैं, शहर हैं, भूल भुलैया का समावेश भी बहुत अच्छे से किसने किया है? गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है। कहाँ पे किया है? आप वर्तमान में जाइएगा, विधानसभा में जो है एंट्री करने से पहले आप देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे? भोपाल में। आगे कहा जाए, इसी चित्र में मध्य प्रदेश के प्रमुख शीर्षों जो है प्रमुख स्थानों का भी अंकन किया गया, जैसे ताजुल मस्जिद, मांडू का महल, ग्वालियर का दुर्ग। ये सब डाटा आपको वहीं दिखाई दे जाएगा। कहाँ पे दिखाई दे जाएगा? तो मूल रूप से आप जब विधानसभा जाएंगे वहाँ पे आपको ये सारे डाटा गुलाम मोहम्मद शेख ने बखूबी अच्छे से चित्रित किया है, अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है। तो वहाँ पे आपको एक साथ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त अश्वरोही बाज बहादुर, तानसेन, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद, संत कबीर और गुणाग्य की कहानी को सुनाते हुए पशु पक्षियों से घिरे हुए दिखाए का प्रयास जो है मूल रूप से किसने किया है? गुलाम मोहम्मद शेख ने उसी चित्र में किया है। कहत कबीर रचना तो आप जानते हैं कि इसकी है, गुलाम मोहम्मद शेख की, बहुत फेमस है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है, मेघदूत से प्रेरणा लेते हुए जनजीवन के विराट वैविध्य का शेख ने इस चित्र में उभार करके जो है मेघदूत के रूप में दर्शाया है।
किसके रूप में? मेघदूतों के रूप में दर्शाया है। कुल मिलाकर के यह जीवन वृक्ष गुलाम मोहम्मद शेख की कलात्मक अभिव्यक्ति का अद्भुत और खूबसूरत नमूना माना जाता है। तो जीवन वृक्ष बहुत फेमस नाम हो जाता है, जीवन वृक्ष बहुत फेमस रचना हो जाती है किसकी? गुलाम मोहम्मद शेख की, गुलाम मोहम्मद शेख की। आगे अगर बात करते हैं तो आगे और क्या नाम आएगा, तो आप देखेंगे इनके कार्यों में कहा जाता है कि गुलाम मोहम्मद शेख की इमरजेंसी में बनी एक जो है बहुत फेमस रचना होती है जिसे स्पीचलेस सिटी कहा जाता है। स्पीचलेस सिटी कब बनती है? 1975 में ये बनाते हैं। इस पेंटिंग में शहर के मकान जैसे खाली हो गए हैं, सिर्फ कुत्ते और चिड़ियों को देख पाना ही रह गया है, बचा शेष है कि कुत्ते हैं और चिड़ियाँ हैं, बाकी सब अंदर हैं, जेलों के अंदर है। जब इंदिरा गांधी जो है लगवाती हैं, इमरजेंसी लगाती हैं, उस टाइम का यह बात हो। गुलाम मोहम्मद शेख की कैनवास पे तेल रंग से निर्मित एक अत्यंत प्रिय पेंटिंग है, उसका शीर्षक है शहर बिकाऊ। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि सिटी फॉर सेल रचना किसकी है? तब वहाँ पे जीएम संतोष ही, अच्छा जीएम संतोष नहीं, जीएम शेख, याद रखिएगा, गुलाम मोहम्मद शेख। जीएम संतोष दूसरे हैं, जीएम संतोष जिनका गुलाम रसूल संतोष नाम होता है, उनका J&K में जन्म होता है, J&K में 1929 के आसपास जन्म होता है, ठीक है। उनकी रचनाएं कैशियोग्राफी सीरीज है, तंत्र श्रृंखला है, पंचतत्व सीरीज है, काली स्पर्श है, मैं संतोष हूँ, आप क्या दिखाता हूँ, बर्थ है, विंटर नाइट है, ये सब डाटा उनका गुलाम मोहम्मद संतोष का है, ठीक है। और जबकि आप पढ़ रहे हैं गुलाम मोहम्मद शेख को, शेख, जीएम शेख, दोनों में अंतर है। तो सिटी फॉर सेल भी बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। शहर बिकाऊ है यानी सिटी फॉर सेल है। शेख ने इस पे 1981 ईस्वी में काम करना शुरू किया और इसे जो है 259.5 सेंटीमीटर गुणे 320.5 सेंटीमीटर की माप में यह पेंटिंग विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन द्वारा खरीद ली गई है। इतना लंबा चौड़ा डाटा है, शहर बिकाऊ है बनाया। 259 गुणे 320 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, लंबाई 259 है, चौड़ाई 320.5 सेंटीमीटर है। इतना लंबा चौड़ा डाटा मूल रूप से कौन सा? शहर बिकाऊ है यानी सिटी फॉर सेल, जीएम शेख ने बनाया। किसने खरीद लिया? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन के द्वारा खरीद लिया गया। बड़ौदा के हिंदू मुस्लिम दंगे में उन्होंने शहर बिकाऊ है पेंट करने के लिए मजबूर किया गया। इस पेंट के केंद्र में अमिताभ बच्चन की एक लोकप्रिय फिल्म आती है। यह सिलसिला पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल रूप से किसके चित्रण में सिलसिला फिल्म बीच में दर्शाई जाती है? तो ये कहा जाता है शहर बिकाऊ में ही, जो शहर बिकाऊ रचना है गुलाम मोहम्मद शेख की, उसी में सिलसिला फिल्म जो है बीचों बीच में दर्शाई गई है। सिलसिला फिल्म वही अमिताभ बच्चन वाली प्रदर्शित होती दिखाई गई है। क्योंकि शेख के आधुनिक शहरी पाशविकता, क्रूरता और चारिकता जो है, जो चारित्रिक पतन है, उसके सिलसिले के पीछे मुंबई की फिल्मों में जो है उत्तरदायी माना गया है। और इस पेंटिंग में लंबे चौड़े 3 लोग सिगरेट सुगलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से एक गुंडा है, मुस्टांडा भी। और प्रसिद्ध बितानी समीक्षक और चित्रकार टोमेथी हाईमैन ने इस पेंटिंग पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि शहर जो है मशहूर चित्रकार कांस्टेबल की इस बातों को याद किया जाए कि कलाकार सिर्फ एक चित्र पेंट करता है। अमेरिकी कवि रॉबर्ट भी इसी तरह की बात कह चुके हैं, कलाकार सिर्फ एक चित्र पेंट करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मूल रूप से कांस्टेबल की बातों से याद करके कौन कहता है? टॉमी हाइट्समैन कहते हैं। टॉमी हाइट्समैन कहाँ के हैं आप जानते होंगे, ये बितानी चित्रकार हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आगे जीएम शेख के बारे में और क्या कहा जाता है। जीएम शेख उनकी शैली में भारतीय लघु चित्र शैली, खास करके मुगलिया मिनिएचर पेंटिंग जिसे भारतीय लघु चित्र शैली में कहते हैं, उसका प्रभाव खूब दिखाई देता है। किंतु उनका विश्वास परंपरा और दोहराने में नहीं रहा है। उनके चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का एक नया रूप का मिश्रण दिखाई देता है। किसके चित्रों में? गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में। उनके चित्रों में स्वप्न है, फंतासी है, यथार्थ का एक नया रूप का मिश्रण दिखाई देता है। प्रतीक्षा, भ्रमण, चक्कर खाते रास्ते, अपने केस संवारती पीठ के बल बैठे की स्त्री, नहाती हुई स्त्री, विवश होकर प्रेम करती हुई स्त्री, पीटती हुई स्त्री, खिड़की और खिड़की के साथ साथ द्वार से बाहर देखती हुई स्त्री इत्यादि को जो है स्थितियां मुखर करके बनाने का प्रयास किया है। किसने? जीएम शेख ने किया है। चक्कर खाते रास्ते, अपने केस संवारती स्त्री, नहाती हुई स्त्री, विवश होकर प्रेम करती हुई स्त्री, पीटती हुई स्त्री, ये सब रचनाएं किसके हैं? तो जीएम शेख के हैं। याद रखिएगा, जीएम शेख से क्वेश्चंस खूब बनता है, तो आपको नाम याद रखना होगा, तब जाके आपका काम बन पाएगा। आगे अगर बात करें तो आगे कहा जाता है कई भारतीय कला शैलियों को पसंद करने वाले इस कलाकार ने पश्चिम से बहुत कुछ सीखा है। पश्चिम से बहुत कुछ सीखा, लेकिन कभी नकल करने की कोशिश नहीं की। जे स्वामीनाथन और भूपेन कक्कर दोनों का काम उन्होंने बहुत पसंद था। पश्चिमी कलाकारों में किताज और मैक्स
मन से काफ़ी प्रभावित माने जाते हैं जीएम शेख। किससे? किताब से फेमस रहे हैं और मूल से प्रभावित रहे हैं, और जो है मैक्स बेकमन से भी काफ़ी प्रभावित माने जाते हैं। अगर भारतीय कलाकारों में बात करें तो भूपेन खक्कर और जे स्वामीनाथन से थोड़ा प्रभावित रहे। शेख न केवल एक कलाकार, कवि और लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे, बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी सक्रिय रहे। बड़ौदा का विद्यालय में उनको रहते हुए पिछले 2 दशक से कला शिक्षा की धारणा में बुनियादी परिवर्तन आया है। बड़ौदा के योगदान को लेकर के काफ़ी विनम्र रहने वाले शब्दों में कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है बताना कि बड़ौदा में हमने क्या किया है। बड़ा मुश्किल है बताना कि बड़ौदा में हमने क्या किया है, पर हमें विद्यार्थियों के सामने दुनिया खोलने की कोशिश जरूर की है। इस बात उन्होंने सामने रखी कि चित्र एक या 2 तरह का नहीं होता है, हजारों किस्मों के चित्र हो जाते हैं। अगर 500 विद्यार्थी हैं तो सभी ईजल पेंटिंग क्यों करते हैं? अनेक माध्यम हैं, रीतियां हैं, प्रणालियां हैं, आज भी ऐसी डाटा क्यों दिखाई देता है? उन्होंने देखना और खेलना जरूरी है। हमारे यहाँ कई कार्यशालाओं में ग्रामीण कलाकार आकर के काम करते हैं। बंगाल के सैकड़ों पाटुए आर्थिक दबाव के कारण भी चित्रित बन के रह जाते हैं या फिर बन रहे हैं। अजीत और दुख श्याम ऐसे ही 2 पाटुए हैं। अजीत ने मानस, चंडी, दुर्गा आदि कई पटचित्र बनाए। उसमें इंदिरा गांधी की हत्या पर भी एक पटचित्र बनाया था। किसने? अजीत ने। उन्होंने कविता भी लिखी है। वह खुद गाता है और चित्र दिखाता है। दुखश्याम की कल्पना शक्ति अधिक धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है। उन्होंने दलालों, दहेज, निशस्त्रीकरण इत्यादि पे भी खूब अच्छे से काम किया। किसने? दुखश्याम ने। किस पे? निशस्त्रीकरण हो, दहेज हो, दलाल हो, और इस पे जो है काम बहुत अच्छे से दुखश्याम ने किया है। शेख मप्पा मुंडी श्रृंखला पर भी काम कर रहे थे। गुलाम शेख ने न्यूयॉर्क भ्रमण के दौरान वहां भी एक पुस्तकालय में एक पिक्चर पोस्टकार्ड पर मप्पा मुंडी का नक्शा देखा था। मप्पा मुंडी ने शेख से जाने, छानबीन करने वाले अन्वेषण करने का काम किया। एक कुशल चित्रकार, कला इतिहासकार, कला विद्वान होने के अलावा एक कवि होने की हैसियत से भी मप्पा मुंडी के बारे में कहा जाता है कि यह 14वीं शताब्दी का यूरोपीय नक्शा था, लेकिन उन्होंने प्रेरणा स्रोत बनकर के शेख की अपनी एक अलग खोज करने की कोशिश की है। कहा जाता है कि मूल रूप से जो मप्पा मुंडी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी का यूरोपीय नक्शा था, लेकिन उन्हें प्रेरणा स्रोत बना करके शेख ने अपनी एक अलग खोज करने की कोशिश कर दी। शेख एक ऐसे घर की खोज कर रहे थे जिसमें कबीर हों। आप जानते हैं कहत कबीर रचना ही इनकी है। असीसी यानी इटली के सेंट फ्रांसिस हों, गांधी जी हों, जहांगीर कालीन लघु चित्र का झाड़ू लगाने वाला मजनू भी हो, हिटलर भी हों और भूपेन खक्कर इत्यादि असंख्य संदर्भ संकेत मिले, ऐसी रचना मूल रूप से होनी चाहिए। शेख ने कई आर्ट मीडियम में काम किया है, पर अब एक अलग मीडियम स्टैंड ग्लास विंडो पे आर्टिस्ट शशिधरन नैयर के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। फ्रांस की इस क्लासिक तकनीकी को श्रीधरन ने स्कॉटलैंड से सीखा है। किसने? जो इनके साथ हैं आर्टिस्ट श्रीधरन नैयर, वो स्कॉटलैंड से सीख करके आते हैं, फिर स्टैंड ग्लास विंडो पे काम करना स्टार्ट करते हैं जीएम शेख के साथ। गुलाम मोहम्मद शेख जो है वृश्चिक पत्रिका के कई वर्षों तक सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़े रहे। तो ये पूछा जाता है कि जीएम शेख का संबंध किससे है, तो वृश्चिक पत्रिका से भी माना जाता है। उससे पहले वे गुजराती पत्रिकाओं में खूब लिखते रहे। उन्होंने कला का जो है नियमित स्तंभ लिखा है, क्षितिज पत्रिका का हस्तकला विशेषांक निकाला तथा कला के इतिहास पे सीरीज भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा सुरेश जोशी इत्यादि नामों के साथ साहित्यिक आंदोलन में सक्रिय रहे। उनके गुजराती अति यथार्थवादी कविताओं का संग्रह जो है अथवा संग्रह है। क्या है? गुजराती यथार्थवादी कविताओं का संग्रह है अथवा। ये 1974 में लिखते हैं, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा दिलाई है। अथवा किसने लिखा है? अथवा संग्रह जो है मूल रूप से यथार्थवादी चित्रण का श्रृंखला है और ये जीएम शेख की अच्छी रचनाओं में शुमार है। जीएम शेख। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि अमेरिकन चित्रकला 1974 में उनकी अनुवादित कार्य को भी थोड़ा सा लोग ज़्यादा लाइक किए हैं। उनका एक गद्य श्रृंखला भी है, घरे जाता मतलब घर जाते हुए भी लिखा है। गद्य श्रृंखला किसकी है? मूल रूप से जीएम शेख के द्वारा ही लिखी जाती है। क्या है? घर जाता या फिर घर जो है घरे जाता, ऐसी रचना मूल रूप से जीएम शेख के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की गई। जीएम शेख के कई चित्र महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, ये पूछा जाता है। रिटर्निंग होम आफ्टर लॉन्ग एक्सप्रेस। आगे पूछा जाता है मनुष्य जो मैन है, प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के बारे में, अबाउट बेटिंग एंड
वांडरिंग ये 1981 में कैनवास पे बहुत अच्छे से जीएम शेख के द्वारा बनाई जाती है। बोलती सड़कें तो खूब फेमस हुआ है, स्पीकिंग स्ट्रीट। और एक अचंभा देख रे भाई, एक अचंभा देख रे भाई रचना किसकी है? एक अचंभा देख रे भाई रचना भी जीएम शेख की अच्छी रचनाओं में शुमार है। 2003 में कागज पर ग्वास चित्रण में मूल रूप से एक अचंभा देख रे भाई बनाया है। बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक की अगर बात करते हैं 1989 से 91 के बीच कैनवास पे तैलीय रंग के द्वारा बनाया जाता है। उसके साथ साथ शेख के चित्र हो गए भारत में विदेशियों के कई संग्रहालय में मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और अमेरिका में स्लैम स्थित पाबाडी एक्सेस म्यूजियम इत्यादि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित उनके चित्रों में मेघदूत आता है। मेघदूत 1988 की रचना होती है, कैनवास पे तैल रंग से बनाया गया है। दीवार रचना बहुत फेमस है, 1976 की है, कैनवास पे तैल रंग से द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जीएम शेख के द्वारा बनाया जाता है, जीएम शेख के द्वारा बनाया जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो शेख के लिए कहा जाता है तो शेख को कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान हेतु 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलता है। कब मिलता है? 1962 में मिलता है। कौन सा पुरस्कार? ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार। 1983 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। 2002 में मध्य प्रदेश सरकार जो है इन्हें कालिदास सम्मान से भी प्रोत्साहित करती है। फिर 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित कर दिया जाता है। साथ ही गुजरात सरकार द्वारा 1998-99 ईस्वी में रविशंकर रावल अवार्ड तथा 1961 में गुजरात राज्य ललित कला अकादमी का अवार्ड भी मूल रूप से जीएम शेख को दिया जाता है, जीएम शेख को दिया जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है कि 1996 ईस्वी के आसपास 1996 ईस्वी के आसपास फिल्म निर्देशक और आलोचक के विक्रम सिंह ने दूरदर्शन के लिए एक पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज बनाई, जो कि गुलाम शेख के ऊपर भी फिल्माया गया है। पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर, इस फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तो फिल्म निर्देशक शेख को एक ऐसे मकान में शूटिंग के लिए ले जाते हैं जहां दंगे की लूट है, तोड़फोड़ का निशान अभी भी मौजूद होता है। शेख इस दृश्य को देखते हैं, उसमें मन से हिंसा नहीं ले पा रहे हैं। निर्देशक के कट कहने के बाद वे बोले, यह दुनिया मेरी रचनात्मकता का स्पेस नहीं है, इस दुनिया में मुझे ले जाकर के क्यों दिखाया जा रहा है। ऐसा मूल रूप से शेख का कथन रहा है कि यह दुनिया जो है कह रहे हैं कि यह दुनिया मेरी रचनात्मकता का स्पेस नहीं है, इस दुनिया में मुझे ले जाकर के क्यों दिखाया जा रहा है। ये जो है कटु वाक्य रहे जीएम शेख के, किसके लिए? फिल्म निर्देशक के विक्रम सिंह के लिए। आगे कहा जाता है जीएम शेख उन गिने चुने कलाकारों में माने जाते हैं जो मौजूदा कला बाजार की असहमति स्वीकार करने के बावजूद अपने रचनात्मक कार्यों को बाजार की शोर पे जो है बचाए हुए हैं। उनकी पत्नी होती हैं नीलिमा शेख, आप जानते हैं सुपरिचित चित्रकार होती हैं। नीलिमा ने भूख चित्र की ज़्यादातर चित्रण बनाए हैं, जिसमें मनुष्य है, पर्वत है, पेड़ है इत्यादि को एक रूपक में बांधा गया है। किसने? नीलिमा शेख के द्वारा बांधा जाता है। बेन चंपा गुअप नामक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला नीलिमा शेख की ही रचना होती है। नीलिमा शेख वही बेन चंपा गुअप के लिए फेमस हो जाते हैं और आप जानते हैं जीएम शेख की धर्मपत्नी होती है। वर्तमान में यह दंपति बड़ौदा में रहता है और निरंतर सृजनशील भी है। आज की डेट में भी ये लगातार जो है कला प्रदर्शनियों के लिए और साथ में चित्रकारिता के लिए जाने माने हस्तियों में शुमार है। नीलिमा शेख और जीएम शेख आज भी बड़ौदा में रहे हैं। उम्मीद है आज के इस क्लास में आपको जीएम शेख से जुड़े हुए जितने भी डाटा थे समझ में आए होंगे। अगर इससे भी डीप अगर कुछ डाटा पूछा जा सकता है तो हमें उम्मीद है कि अब आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। बाकी जीएम शेख से जो भी डाटा हो सकता था, जो बन सकता था, वो आपको कराने का प्रयास किया गया। चाहे उनकी कहत कबीर चित्र श्रृंखला हो, चाहे उनका मूल रूप से स्ट्रीटिंग क्या कहते हैं होते सिटी फार सेल यानी शहर बिकाऊ हो, या फिर उनकी एक रचना आप जानते हैं बहुत फेमस हो जाता है, कौन सा? बोलती सड़कें, स्पीकिंग स्ट्रेट। तो ये सब डाटा अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाने वाला है। निश्चित रूप से आप 148 फतेह करेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। 148 फतेह कराने के लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है। हर एक पॉइंट पे विशेष नज़र, खास नज़र दौड़ा के रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं में, तब तक के लिए जय हिंद, दिल से सैल्यूट, वंदे मातरम।